नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल राजस्थान जीके एरा में। देखिए, जीके एरा में हम अभी राजस्थान की जीके पढ़ रहे हैं। उसमें हम राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे हैं। लोक देवताओं में हमने राजस्थान के पंचपीर, हम जो जिन्हें कहते हैं, जो 5 देवता हैं, जो रामदेव जी, हड़बू जी, गोगा जी और बापू जी और मांगलिया जी हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने बापू जी और रामदेव जी के बारे में हमारी क्लास हो चुकी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमने। ठीक है, आप उन्हें और देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे हड़बू जी, और हड़बू जी के साथ हम बापू जी के ऊपर 10-12 क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि थ्योरी तो पढ़ ली, लेकिन क्वेश्चन का एग्जाम में किस तरह से एग्जामिनर पूछ रहा है, क्वेश्चन को बनाने वाला किस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उस तरह से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम यहाँ चर्चा करेंगे। आप थ्योरी पढ़ने के बाद हड़बू जी के क्वेश्चन करो, बापू जी करो, रामदेव जी करो, गोगा जी करो, आप कर सकते हैं किसी भी किताब से, आपको कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन हमें पहले पता होना चाहिए कहाँ से, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों के लिए है जो लोग पहली बार आसान का एग्जाम दे रहे हैं, जो पहली बार नए नए बच्चे हैं, नए नए ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, नए नए 12th क्लास पास करके आ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, है ना, उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो आज हम पढ़ेंगे हड़बू जी। हड़बू जी के पढ़ने के बाद 10-15 मिनट का हड़बू जी, उसके बाद हम 10-12 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी। तो हड़बू जी में आप शुरू करते हैं। हड़बू जी बिना किसी देरी के, देखो हड़बू जी में मैंने आपको बापू जी और रामदेव जी, मैंने आपको जन्म के बारे में बताया था कि जन्म कब हुआ, जिसमें बापू जी का जन्म हमें पता है 1259 के आसपास हुआ, लेकिन रामदेव जी के जन्म के बारे में कहीं कोई फिक्स चीज नहीं है। कोई कहता है 1358 में, या कोई कहता है 1405 में। इसी तरह क्या है दोस्तों, हड़बू जी के जन्म के बारे में भी जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी हड़बू जी के जन्म के बारे में नहीं है। लेकिन हड़बू जी के जन्म के स्थान के बारे में जानकारी और कुछ चीजें हैं जिनके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले हम ले हड़बू जी के जन्म स्थान। क्या लें? जन्म स्थान। जन्म स्थान, जन्म स्थान कौन सा है? तो जन्म स्थान है नागौर। नागौर जिला है और गांव है भूंडेल गांव। कौन सा है गांव? भूंडेल। गांव कौन सा? भूंडेल गांव। अभी सीईटी में और संस्कृत का एक पीटीआई का एग्जाम, सॉरी पीटीआई का एग्जाम हुआ 23 में, उसमें पूछा गया था भूंडेल गांव किस लोक देवता से संबंधित है। भूंडेल गांव का संबंध किस लोक देवता से? तो किस सब लोक देवता से? हड़बू जी से। हड़बू जी से संबंधित है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जन्म स्थान हो गया। जन्म स्थान हो गया भूंडेल गांव। जिला कौन सा है दोस्तों? नागौर। कौन से जिले से संबंध रखते हैं? ये नागौर के जिले से संबंध रखते हैं, जिसमें भूंडेल गांव आता है, जिसमें इनका जन्म हुआ। ठीक है, अब है इनके पिता का नाम। इनके पिता का नाम, इनके पिता नागौर के राजा थे। इनके पिता नागौर के राजा थे और इनका नाम था मेहाजी। क्या नाम था दोस्तों? मेहाजी। इनके पिता का नाम था मेहाजी, और मेहाजी राजपूत थे। और कौन से राजपूत थे? सांखला राजपूत। तो सांखला राजपूत। तो हड़बू जी कौन से राजपूत हुए? सांखला राजपूत हुए। इसी तरह इनकी माता का नाम अगर आप देखें, माता का नाम तो सौभाग्यवती था। क्या नाम था? सौभाग्यों वाली सौभाग्यवती। पत्नी के बारे में इनकी कोई चर्चा नहीं है, तो पत्नी के बारे में हमसे सवाल पूछा नहीं जाएगा। पत्नी के बारे में कोई चर्चा नहीं है। ठीक है दोस्तों, पत्नी के बारे में कोई चर्चा नहीं। एक बार एक क्वेश्चन आया एग्जाम में कि निम्न में से किसकी पत्नी सती नहीं हुई। ऑप्शन में बापू जी, गोगा जी, रामदेव जी, हड़बू जी दे रखा था। अभी क्वेश्चन कभी इससे पहले किसी किसी भी किताब में नहीं दे रखा, कि किसी भी किताब में दे नहीं रखा था। लेकिन अगर कोई दिमाग लगाने वाला था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। केवल रटने से, कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, रटने से भी क्वेश्चन, चलो रटना तो है ही, लेकिन कभी कभी क्या होता है, रटी हुई चीज को अप्लाई करना पड़ता है। हमने जिसने भी पढ़ा, बापू जी की पत्नी के बारे में पढ़ा, दे रखा है। गोगा जी की पत्नी के बारे में पढ़ा था, दे रखा था। रामदेव जी की पत्नी के बारे में पढ़ा, दे रखा है। बापू जी की पत्नी तो सती भी हुई थी, है ना। लेकिन हड़बू जी की पत्नी के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है। हड़बू जी की शादी हुई नहीं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जब पत्नी नहीं है तो सती भी नहीं होगी। तो उसका आंसर गया था हड़बू जी, और इसी बेस पे हड़बू जी आंसर गया था। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन ही पूछ लेता है। ठीक है, तो पिता हो गए मेहाजी सांकला, माता जी हो गए सौभाग्य। इनके गुरु कौन थे? पिछली क्लास में मैंने आपको बताया गुरु के बारे में, इसमें बता रहा हूं गुरु कौन। इनके गुरु थे बालीनाथ जी। गुरु कौन थे इनके? बालीनाथ जी। अब बालीनाथ जी गुरु थे, रामदेव जी के गुरु भी बालीनाथ थे, बापू जी के गुरु भी बालीनाथ जी थे। रामदेव जी गुरु जो बालीनाथ थे,
तो इनके भी बालीनाथ है। ऐसा थोड़ी था कि तो अलग अलग समय में हुए या आगे पीछे, तो बालीनाथ जी ने सबको शिक्षा दी। बालीनाथ जी का गुरु होने का मतलब ये कि ये हड़बू जी थे रामदेव जी के रिश्तेदार थे। ये रामदेव जी के क्या थे दोस्तों? मौसेरे भाई थे। क्या थे? मौसेरे भाई। अब मौसेरे भाई थे तो भाई ने ज्ञान दे दिया कि कहाँ जाना है, कौन से स्कूल में जाना है साहब, बलीनाथ जी के स्कूल में जाना है। बालीनाथ जी अच्छा पढ़ाते हैं, वहाँ पे गणित अच्छी पढ़ाई जाती है, वहाँ पे इंग्लिश अच्छी पढ़ाई जाती है, वहाँ पे हिस्ट्री अच्छी पढ़ाई जाती है। तो रामदेव जी ने कहते हैं कि बालीनाथ जी घर पे जाना है, वो पढ़ाएंगे। ये तो रामदेव जी कहने पे हड़बू जी ने किससे शिक्षा ली? बालीनाथ जी से। बालीनाथ जी क्या हो गए? इनके गुरु। तो हड़बू जी का जन्म स्थान नागौर भूंडिल गांव, पिता मेहाजी सांकला, माता सौभाग्य, गुरु बालीनाथ जी और रामदेव जी के मौसेरे भाई। ये जानकारी हमें प्राप्त हो चुकी है, ज्यादा बड़ा नहीं हड़बू जी। अब नेक्स्ट थोड़ी सी बात करें हड़बू जी की। मैंने आपको जन्म की हमें पता नहीं है, लेकिन जन्म स्थान जैसे हमें पता है। तो एक जानकारी है कि हड़बू जी क्या थे? राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा के समकालीन। किसके समकालीन थे? राव जोधा के। समकालीन का मतलब समान काल के, मतलब एक समय में हुए ये दोनों, एक समय में हुए दोनों। जैसे आप अपने भाई के या अपने दोस्त के समकालीन है ना। जैसे आपका नाम मान लो कोई कुछ भी, आपका नाम प्रिया है, प्रिया की दोस्त कौन है? सुशीला है। तो प्रिया और सुशीला समकालीन है, एक ही समय के हैं, ठीक है, तो समकालीन है। राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा का समय था, जन्म इनका 1421 के आसपास हुआ, 1416 के आसपास, सॉरी, ठीक है। और इनके जो राजा रहे मारवाड़ में 1438 से 1489 तक, 1489 तक के राजा रहे ये। इन्होंने मारवाड़ का शासक रहे। इसके समकालीन कौन थे? हड़बू जी थे। अब क्या हुआ दोस्तों? राव जोधा के पिता कौन थे? रणमल। कौन थे? रणमल। राव जोधा के पिता कौन थे? रणमल। इससे पहले थोड़ी सी चर्चा मैं आपको कर लेता हूं, थोड़ी सी चर्चा है, अलग पेज में कर लेते हैं एक बार। ये है दोस्तों ये राजस्थान का नक्शा है। ये क्या है? राजस्थान का नक्शा है। ये जो एरिया है ना पूरा पूरा लगभग लगभग यहां से ले लो इसको, ये क्या कहलाता है? मारवाड़। क्या कहलाता है दोस्तों? मारवाड़, ठीक है। और ये जो एरिया, ये क्या कहलाता है? मेवाड़। मेवाड़ में क्या क्या आता है? उदयपुर आ गया, चित्तौड़ आ गया, सिरोही आ गया, भीलवाड़ा आ गया, थोड़ा सा बूंदी भी कभी कभी मेवाड़ में आता है, थोड़ा सा बूंदी, है ना। मारवाड़ में क्या क्या आ गया दोस्तों? जोधपुर आ गया, फलौदी आ गया, अब तो फलौदी भी आने लग गया, है ना। जोधपुर, फलौदी, नागौर, कुचामन, डीडवाना, है ना, और बीकानेर, ये सब किसमें थे? मारवाड़ में। मेवाड़ और मारवाड़ की बात यहां समझ में आ गई, ठीक है। अब रणमल कहाँ का राजा था? मारवाड़ का। कहाँ का? मारवाड़ का। मारवाड़ी गद्दी बैठा था, कुछ समय के लिए बैठा था, बहुत कम था। राणा मोकल था मेवाड़ का। रणमल ने राणा मोकल की हत्या करवा दी। क्यों करवा दी? अब ये जब अपन मध्यकालीन पढ़ेंगे तब इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इसलिए करवा दी कि रणमल की बहन की शादी हुई थी मोकल के पिता राणा लाखा से, ठीक है। राणा लाखा से हुई, राणा लाखा का पुत्र हुआ राणा मोकल। मोकल राजा पे बैठा तो रणमल ने इसकी हत्या करवा दी, है ना। और रणमल ने क्या करा? मारवाड़ मेवाड़ का शासन अपने हाथ में ले लिया, मतलब मेवाड़ के प्रशासनिक व्यवस्था ले ली। अब राणा मोकल का पुत्र आता है कुंभा। देखना, कुंभा। कुंभा क्या कहता है? रणमल को मरवा देता है, रणमल की हत्या करवा देता है। रणमल की जैसे हत्या होती है, हत्या होती है मारवाड़ में, मेवाड़ मारवाड़ में, तो मेवाड़ में होती है।
अब रणमल क्या, जैसे हत्या होती है तो रणमल का पुत्र है कौन, जोधा। कौन है, राव जोधा। जोधा भी मारवाड़ से भाग जाता है। मारवाड़ यानी मंडोर। मंडोर एक्चुअली मारवाड़ उस टाइम मंडोर राजधानी था मारवाड़ की, है ना। मंडोर से भाग जाता है जोधा, मंडोर से भाग जाता है, भाग के क्या है, बीकानेर चल जाता है। अभी बीकानेर चल जाता है तो राव रणमल किसका, जोधा किसका पुत्र था, रणमल का। रणमल की हत्या कौन करवाता है, मेवाड़ का राजा कुंभा करवाता है। कुंभा की हत्या करने के बाद जोधा मारवाड़ से भाग जाता है और कुंभा क्या कर लेता है, मारवाड़ पर अधिकार कर लेता है। क्या, मारवाड़ या मंडोर पे अधिकार कर लेता है, मारवाड़ पर अधिकार कर लेता है। तो जोधा का कुछ समय, जो 1438 के टाइम कुछ समय रहा था, उसमें मारवाड़ में किसका अधिकार था, कुंभा का, नहीं मेवाड़ का अधिकार था। अब जोधा को वापस चाहिए था राज, जोधा को क्या चाहिए था, वापस राज चाहिए था। जोधा को वापस राज चाहिए था। जोधा किसके पास जाता है, हड़बू जी के पास। किसके पास, हड़बू जी के पास। हड़बू जी के पास एक विद्या थी शकुन शास्त्र की। किसकी, शकुन शास्त्र की। उसे बोलते हैं शकुन शास्त्र की विद्या। जब जोधा बार बार आक्रमण करने के बाद भी इसे नहीं मिल रहा राज, तो ये हड़बू जी के पास बात सुनता है, हड़बू जी के पास जाता है। हड़बू जी के पास शकुन शास्त्र की विद्या थी। हड़बू जी शकुन शास्त्र के ज्ञानी थे। शकुन शास्त्र ज्ञानी का मतलब होना, हाथ देख के बता देते थे कि जैसे शकुन शास्त्र ज्ञानी होना, उनको ज्ञान हो जाता कि भाई तेरे हाथ में खुजली चल रही है, तेरे को पैसा मिलेगा। तेरे पैर में खुजली चल रही है, तेरे पैसा बाहर जाएगा। तेरे सिर पे, तेरे हाथ में तिल है तो तेरे को पैसा मिलेगा। बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो तुझे अशुभ हो जाएगा तेरे लिए, है ना। ठीक है, इस तरह से जो, इस तरह की जो विश्वास होते हैं उनको शकुन शास्त्र बोलते हैं। तो हड़बू जी ने शकुन शास्त्र से पता लगा लिया कि अब ये मंडोर इसको मिलने वाला है। तो हड़बू जी उससे क्या बोलते हैं, कटार देते हैं। हड़बू जी क्या बोलते हैं, जोधा को देते हैं कटार। जोधा को देते हैं कटार। क्या देते हैं, कटार, कि जा, तेरे को आशीर्वाद भी देते हैं, क्योंकि शकुन शास्त्र से उन्होंने पता लगा लिया कि अब ये मंडोर का राजा बनेगा। कटार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि बोल तेरे को मंडोर मिल जाएगा। उसके बाद क्या होता है, 1453 की बात है। 1453 में एक संधि होती है, आवल बावल की संधि। उसे बोलते हैं आवल व बावल की संधि। आवल बावल की संधि क्या बोलते हैं, आवल बावल की संधि। इस संधि से क्या होता है, जोधा को वापस मारवाड़ मिल जाता है। जोधा को मारवाड़ या मंडोर मिल जाता है वापस। मंडोर पर अधिकार कर लेते हैं। मंडोर पे क्या कर लिया दोस्तों, से वापस से अधिकार कर लिया 1453 की संधि के हिसाब से। और 12 मई 1459 को ये जोधपुर की स्थापना करते हैं। राव जोधा किसकी स्थापना करते हैं, जोधपुर की स्थापना करते हैं। जोधपुर की स्थापना करते हैं। इस तरह से हड़बू जी ने इसे कटार दी, स्थापना करते हैं। अब जब कटार दे दी, कटार भी दे दी, कटार दे दी, जोधपुर की स्थापना करके जोधपुर की राजधानी बनाया था, लेकिन मंडोर यानी मारवाड़ इनके हाथ में आ गया। तो ये क्या करते हैं, हड़बू जी को, कौन, हड़बू जी को कौन, राव जोधा, हड़बू जी को क्या देता है, हड़बू जी को एक गांव उपहार में देते हैं। गांव का नाम है बेंगटी गांव। बेंगटी गांव कहाँ है ये, मारवाड़ के फलौदी जिले में। मारवाड़ के फलौदी जिले में बेंगटी गांव उपहार में देते हैं। उपहार क्या मिलता है इनको, उपहार कौन देता है, राव जोधा उपहार में देते हैं। बेंगटी गांव उपहार में देते थे हड़बू जी को। इसी बेंगटी गांव में 1721 में राव अजीत सिंह द्वारा, जोधपुर का एक शासक हुआ अजीत सिंह, जिसको, जो कौन था अपना, नाम भूल रहा हूं उसका, औरंगजेब। औरंगजेब कभी भी इसे राजा नहीं बनने देना चाहता था, तो लेकिन वीर दुर्गादास राठौड़ के कहने पे की प्रयासों से राजा बना। अजीत सिंह ने क्या करा 1721 में, कहा बेंगटी गांव में हड़बू जी का मंदिर बनवाया, तीर्थ स्थान बनवाया, मंदिर बनवाया। किसका, हड़बू जी का मंदिर बनवाया। किसने, अजीत सिंह ने बनवाया। कब बनाया, 1721 में बनवाया। और दोस्तों ये इनका क्या, मुख्य तीर्थ स्थान है। किसका, हड़बू जी का मुख्य तीर्थ स्थान है। मुख्य क्या है, तीर्थ स्थान है। यहाँ पे हड़बू जी की गाड़ी की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है, हड़बू जी की गाड़ी की। इन गाड़ी में क्या कहते हैं कि गाड़ी में ये लोग, हड़बू जी इनके लिए क्या लेके आते थे, गायों के लिए चारा ले जाते। गाड़ी की पूजा होती। किसकी पूजा होती, गाड़ी की पूजा होती। गाड़ी की पूजा होती।
हड़बुजी को कौन सा गांव उपहार में दिया? बैंकटी गांव। कहाँ है? फलौदी में। देखो फलौदी में है बैंकटी गांव, समझ में आ गया आपको? फलौदी में, लेकिन इससे जब नए जिले बने थे ना, उससे पहले जोधपुर में आता था गांव, कि फलौदी तो तहसील थी तो जोधपुर में गांव आता था। तो आपको ऑप्शन में अगर जोधपुर आ जाए पहला ऑप्शन, बैंकटी गांव स्थित है जोधपुर, फलौदी, समा, बाड़मेर, तो ऐसा नहीं जोधपुर कर दो, अब फलौदी में, इसका ध्यान रखना। पुरानी किताबें चेंज कर लो, नई किताबें ले आओ, नए नोट्स पढ़ लो। पुराने नोट्सों में जोधपुर मिलेगा आपको, फलौदी गांव में। कौन से? फलौदी जिले में। 1721 में किसने बनवाया? राव अजीत सिंह ने मंदिर बनवाया बैंकटी गांव में, मुख्य तीर्थ स्थान है और गाड़ी की पूजा की जाती है। यहां तक कि हमारी बात समझ में आ गई, ठीक है। राव जोधा, इस तरह से राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा, हड़बू जी के आशीर्वाद से उन्हें वापस से मंडोर मिला, और मंडोर मिलने के बाद इन्होंने बैंकटी गांव उनको उपहार में दे दिया, ठीक है। अभी जो मंदिर है, मंदिर के जो पुजारी है ना, इस मंदिर के पुजारी कौन? पुजारी, पुजारी कौन है? सांखला राजपूत। इस पुजारी भी क्या है? सांखला ही राजपूत। मैंने आपको बताया हड़बू जी सांखला थे, तो इसके पुजारी भी क्या है? सांखला राजपूत। देखो नागौर में जन्मे, है ना, और मंदिर कहां बना? जोधपुर में। तो भाई नागौर का जन्मा हुआ आदमी, मंदिर उनका जोधपुर में बन रहा है, तो लोक देवता तो बनेंगे ही बनेंगे, कुछ तो काम किए हैं तब लोक देवता बने, ठीक। शकुन शास्त्र का ज्ञान मैंने आपको बता दिया। अब दो तीन एक दो बात है हड़बू जी की। परीक्षा में कभी कभी पूछा हड़बू जी की सवारी कौन सी, तो सवारी यानी उनका वाहन कौन सा है? सवारी या वाहन, तो वाहन की कभी कभी बात आ जाती है, अध्ययन बोर्ड पूछ लेता है, तो वह सीआर। कौन है? सीआर। एक ये को ए है। हड़बू जी की किताब है, हड़बू जी की किताब है सांखला हड़बू का हाल। सांखला हड़बू का हाल, ये हड़बू जी के जीवन चरित्र पर लिखी हुई है। जैसे बापू जी की किताब थी बापू प्रकाश, जो मोड़ जी आशान लिखी थी, ठीक है। लक्ष्मी कुमार, बापू जी की बात लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत ने लिखी थी, ठीक है। बापू जी के दोहे लगराज जी ने लिखे थे। इस तरह से ये भी किताबें हड़बू जी का हाल, सांखला हड़बू का हाल किताब है, जो किस पे? हड़बू जी के जीवन चरित्र पे। मंदिर किसने बताया? 1721 में अजीत सिंह ने बनवाया मंदिर। तो ये हड़बू जी की इतनी सी बात थी, हो गई खत्म। ज्यादा बात नहीं थी हड़बू जी की, बस इतनी सी बात है। इन्हीं से क्वेश्चन पूछे गए आज तक, इन्हीं से पूछे जाएंगे। बस आपको नोट्स बनाने हैं, पढ़ना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। तो ये हड़बू जी की बात है। अपन हड़बू जी के एक बार इस पे भी नजर मारेंगे पीडीएफ पे, ठीक है। जन्म स्थान कौन सा? नागौर का जिला, जिला नागौर है, गुंडेल गांव है। पिता का नाम क्या है? मेहाजी सांकला। माता जी कौन है? सौभाग्य है। गुरु बालीनाथ जी थे, क्यों? क्योंकि रामदेव जी के मौसरे भाई थे। परीक्षा में पूछेगी निम्न में से कौन से लोक देवता रामदेव जी के मौसरे भाई थे, तो कौन से होंगे? हड़बू जी होंगे। हड़बू जी किसके समकालीन थे? राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा को इन्होंने कटार तथा जोधपुर पुनः करने का अधिकार आशीर्वाद दिया। जोधपुर पर पुनः करने के बाद राव जोधा ने हड़बू जी को कौन सा गांव दिया? बैंकटी गांव। कहाँ स्थित है? फलौदी में स्थित है। हड़बू जी का मुख्य मंदिर बैंकटी गांव फलौदी में ही है। यहाँ पे पुजारी सांखला होता है, और इस पूजा स्थल का निर्माण 1721 में जोधपुर के शासक अजीत सिंह ने करवाया, ठीक है। बैंकटी गांव में हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। इस गाड़ी में अपने पशुओं के लिए चारा लाया करते थे। हड़बू जी किसका ज्ञान है? शकुन शास्त्र का। मैंने आपको बता दिया शकुन शास्त्र क्या होता है। हड़बू जी की सवारी क्या है? सीआर। और सांकला हड़बू का हाल है किताब किसने लिखी? और किताब किसके ऊपर है? हड़बू जी के जीवन पर आधारित है। तो ये दोस्तों हड़बू जी हो गया, बस इतना था ही हड़बू जी, ज्यादा बड़ा नहीं है। इन्हीं जो आपसे सूचना, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ लेता है और इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब हम करेंगे दोस्तों बापू जी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे बापू जी के ऊपर। उन क्वेश्चन का हम सवाल करेंगे और देखेंगे कि परीक्षा में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, किस लोक देवता का जन्म उंड काश्मीर गांव जिला बाड़मेर में हुआ? बापू जी का नहीं हुआ, मल्लीनाथ जी का नहीं हुआ, रामदेव जी का हुआ, देवनारायण जी का नहीं हुआ। देखो बापू जी का जन्म, अगर बापू जी के जन्म की बात करें ना अपन, बापू जी के जन्म की बात करें, तो बापू जी का हुआ कोल गांव, एक या इसे बोलते हैं कोल मुंड गांव, ठीक है। यहां इस गांव में हुआ, है ना। एक तो कोल गांव है, ये कोलमुंड गांव में बोलते हैं, कोल गांव या कोलमुंड गांव में बोलते हैं, ठीक है। अब ये गांव कहाँ है? ये गांव आज से पहले तो जोधपुर में था, लेकिन अब कहाँ हो गया दोस्तों? फलौदी तहसील में। पहले जोधपुर तहसील में आता था दोस्तों, अब ये फलौदी तहसील में। कौन सी तहसील में आ गया? अब ये फलौदी तहसील में आ गया। इससे पहले जोधपुर तहसील में था, अब ये फलौदी तहसील में आ गया। तो बापू जी का जन्म हुआ, मल्लीनाथ जी भी बाड़मेर से संबंधित है, रामदेव जी बाड़मेर से संबंधित है, और बाड़मेर उंड काश्मीर गांव से हुआ, ठीक है, रामदेव जी का जन्म। और देवनारायण जी का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? भीलवाड़ा से संबंधित लोक देवता, ठीक है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, प्लेग रक्षक ऊंटों के देवता के रूप में कौन से प्रसिद्ध है? तो मैंने आपको बताया था कौन है प्लेग रक्षक ऊंटों का देवता के रूप में। देवनारायण जी नहीं, ये भीलवाड़ा से संबंधित है, नहीं है। गोगा जी नहीं है, रामदेव जी नहीं है। कौन है? बापू जी है। कौन है? बापू जी है। प्लेग रक्षक देवता ऊंटों के देवता किसे बोला जाता है? बापू जी। प्लेग रक्षक देवता ऊंटों का देवता किसे बोला जाता है? बापू जी को बोला जाता है। किसको बोला गया दोस्तों? बापू जी को बोला गया। तो कौन जाएगा आंसर सेकंड? अच्छा, मैं इसकी डिटेल नहीं बता रहा क्योंकि डिटेल का मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, फिर यहाँ से डिटेल बनाऊंगा आपका टाइम ही खराब होगा, कुछ नहीं होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पिछले वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां देख सकते हैं। यही क्वेश्चन आते हैं, यही देखो, यही पूछा गया क्वेश्चन, वीडियो में भी यही बताया हुआ है, किताबों में यही लिखा हुआ है। तो प्लेग रक्षक ऊंटों का देवता किसे बोलते हैं? लोक देवता बापू जी को बोलते हैं। मारवाड़ में जो ऊंट सबसे पहले कौन लाए थे? बापू जी ही लाए थे। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, आगे मिल जाएगा आपको। देखो यही क्वेश्चन आ गया। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? गोगा जी को, बापू जी को, तेजा जी को, देवनारायण जी को। किसको दिया जाता है? बापू जी को। मैंने नोट्स में उस दिन ही पढ़ाया था आपको, किसको दिया जाता है? बापू जी को। तो आंसर क्या जाएगा? सेकंड। इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? सेकंड जाएगा, बापू जी को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बापू जी के शिष्य कौन है मुख्यतः? बापू जी के मुख्य शिष्य रेबारी, जाट, छीपा, गुजर। देखो शिष्य की बात है ना, तो रेबारी जाति है। कौन सी जाति है? रेबारी। कौन सी? रेबारी। रेबारी एक जाति है, आराध्य देव है उसकी। ठीक है, बापू जी के, ये बापू जी के शिष्य भी हैं। ये बापू जी क्या है दोस्तों? शिष्य भी हैं। तो बापू जी के शिष्य कौन हो गए? रेबारी जाति के लोग हो गए। नायक जाति के भी होते हैं, भोपे होते हैं। नायक जाति क्या होते हैं? भोपे, है ना। थोरी जाति के लोग इनकी गाथाएं गाते हैं। सब मैंने आपको बताया हुआ है, वीडियो में सब बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आगे अगला प्रश्न करते हैं। तो बापू जी के मुख्य शिष्य कौन है? रेबारी, जाट, छीपा, गुजर नहीं, रेबारी। इसका आंसर क्या जाएगा? पहला। क्या जाएगा? पहला आंसर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, बापू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? बापू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? तो बापू जी का जन्म कहां हुआ? बापू जी का जन्म हुआ कोल गांव या कोलूमंड गांव में, है ना। कोल गांव या कोलूमंड गांव में हुआ। ये कोलूमंड गांव क्या है दोस्तों? बापू जी का मुख्य तीर्थ स्थान। क्या है? मुख्य तीर्थ स्थान। ये मुख्य तीर्थ स्थान है, और ये मुख्य तीर्थ स्थान पे हर साल चैत्र की अमावस्या को मेला लगता है। चैत्र की कब मेला लगता है? अमावस्या को मेला लगता है। चैत्र की अमावस्या को मेला लगता है, हर साल चैत्र की अमावस्या को मेला लगता है ना। हर साल चैत्र की क्या लगता है? अमावस्या को मेला लगता है। कहाँ लगता है? कोलू में लगता है। कहाँ स्थित है? फलौदी में स्थित है। तो आंसर क्या जाएगा? थर्ड जाएगा। चले नेक्स्ट प्रश्न, किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को कोल्लू या कोलमंड गांव में विशाल मेला लगता है? तो अभी मैंने आपको बताया बापू जी की, इनका तेजा जी का नागौर में लगता है, बापू जी का यहाँ लगता है, पीपा जी का लगता है शायद बाड़मेर में कहीं लगता है, और रामदेव जी का भी बाड़मेर में लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका मुख्य तीर्थ स्थान है। ठीक नहीं, रामदेव जी का जैसलमेर में लगता है, सॉरी बाड़मेर में जन्म हुआ, रामदेव जी का रूणीचा जैसलमेर में लगता है। ठीक है, तो ये मुख्य स्थान हो गया। बापू जी का कहाँ लगता है? चैत्र अमावस्या को कोलमंड गांव में, जो कि फलौदी में स्थित है, वहां पे इनका मेला लगता है। नेक्स्ट प्रश्न, बापू जी की मृत्यु कहाँ हुई? बापू जी की मृत्यु कहाँ हुई? देखो बापू जी की मृत्यु मैंने आपको वीडियो में बताया था, बापू जी की मृत्यु 1276 में होती है। कहाँ होती है? फलौदी। जिला कौन सा है? फलौदी। क्योंकि पहले सब ये काम जोधपुर के थे, लेकिन अब नया जिला बन गया फलौदी। फलौदी में गांव है देचू गांव। वहां क्या हुई? बापू जी की मृत्यु हुई। देचू गांव में बापू जी की मृत्यु हुई। कोल गांव में इनका जन्म हुआ। ददवेरा गोगा जी संबंधित है, और खरनाल तेजा जी से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, अब देचू बचा, देचू गांव बापू जी से संबंधित है, क्योंकि देचू गांव का संबंध बापू जी किस लोक देवता से? बापू जी से। इनकी मृत्यु 1276 में होती है, देचू गांव में होती है। देवल चारने की गाय छुड़ाते हैं, देवल चारने की गाय, देवल चारण की गायों को छुड़ाते हैं किससे? जिंदराव खींची। कौन है जिंदराव खींची? बापू जी का बहनों ही लगता है, जिया जी लगते हैं, जिंदराव खींच। ठीक है, तो ये इसके बापू जी के वो लगते हैं, क्या कहते हैं, बहनों ही लगते हैं। इनकी देवल की गाय ले जाता है, देवल बापू जी का दोस्त है। इसकी गाय छुड़ाने के लिए ये देचू गांव में 1276 में लड़ते हैं, और इनकी मृत्यु हो जाती है। ये अपनी शादी में से गए थे, और इनकी मृत्यु पे इनकी जो पत्नी थी वो इनके साथ सती होती। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? सेकंड, देचू गांव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बापू जी के भक्त कौन सा नृत्य करते हैं? बापू जी के भक्त कौन सा नृत्य करते हैं? चरी नृत्य, घुल्ला नृत्य, थाली नृत्य, घूमर नृत्य। देखो चरी नृत्य गुजरों का है, घुल्ला मारवाड़ में किया, जोधपुर में किया जाता है,
सातल देव की याद में। घूमर नृत्य राजस्थान का है ही सिरमौर। बचा थाली नृत्य। ये जो थाली नृत्य है ना, ये हिमाचल का प्रसिद्ध है। कहाँ है दोस्तों? हिमाचल का प्रसिद्ध है, हिमाचल का प्रसिद्ध है। लेकिन जो बापूजी के भक्त है ना, ये भक्त भी क्या करते हैं? थाली नृत्य करते हैं। ये क्वेश्चन कभी ना कभी आपको एग्जाम में मिलेगा। अभी तक मैंने देखा नहीं ये क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको बहुत कम पूछा गया। ये क्वेश्चन कभी ना कभी आपको दोबारा एग्जाम में मिलेगा। भक्त क्या करते हैं? थाली नृत्य। क्या करते हैं? थाली नृत्य करते हैं। भक्त क्या करते हैं दोस्तों? थाली नृत्य करते हैं। तो थाली नृत्य का संबंध किस लोक देवता से? बापू जी से। जैसे 13 ताली का संबंध रामदेव जी से, ठीक है, कामड़ जाति के लोग करते हैं उनके मेले में। ऐसे बापू जी का संबंध कौन से? थाली नृत्य का संबंध किस लोक देवता से राजस्थान में? बापू जी से संबंध। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। बापूजी की फड़ किस जाति के भोपू द्वारा बाची जाती है? बापूजी की फड़ किस जाति के दो भोपू द्वारा बाची जाती है? तो पहले तो फड़ क्या होती है? देखो, कोई भी लोक देवता है ना, कपड़े पे उसकी गाथाएं बनाई जाती है, उसके चित्रण बनाए जाते हैं, ठीक है, कपड़े बनाए जाते हैं, इससे मार देते हैं, ऐसे कपड़े बनाए जाते हैं और फिर इनको चलाया जाता है, इनको बांचा जाता है ना, इनको बांचा जाता है ना। अमिताभ बच्चन की फड़ बची हुई है, आपको जानकारी के लिए बता दो, इनको बांचा जाता है और इसे बोलते हैं फड़ बाचन। और फड़ बाचन का काम कौन करता है? भीलवाड़ा का जोशी परिवार। जोशी परिवार है शाहपुरा का, जोशी परिवार करता है, ठीक है। अब बापूजी की फड़ कौन बाजता है? भोपे बाजते हैं। भोपे कौन सी जाति के होते हैं? नायक जाति के भोपे। कौन सी जाति के? नायक जाति के। नायक जाति के भोपे। देखो, रेबारी ऊंटों से संबंधित है। थोरी जाति इनके क्या करती है दोस्तों? इनकी गाथाएं गाती है सारंगी की वाद्य यंत्र के साथ। नायक जाति क्या करती है? इनके नायक जाति के भोपे इनकी फड़ बाजते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र यूज करते हैं? रावण हत्ता। उस वाद्य यंत्र का नाम, यानी उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या? रावण हत्ता को बजाते हैं और इनके फड़ बाजते हैं। डामोर जाति अपनी है जनजाति, है ना, रावण हत्ता के साथ करते हैं। तो कौन करता है? नायक जाति के भोपे करते हैं। तो आंसर क्या जाएगा? थर्ड जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये सब एग्जाम में आए क्वेश्चन और ऐसे पूछे जाते हैं और मैंने सब वीडियो में बताया हुआ है, नोट्स में सब लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बापूजी की फड़ किस वाद्य यंत्र के साथ भोपों द्वारा बाजी जाती है ना। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया नायक जाति रावण हत्ता के साथ। उस वाद्य यंत्र का नाम क्या है? रावण हत्ता। क्या नाम वाद्य यंत्र का? नाम रावण हत्ता वाद्य यंत्र है। और ये वाद्य यंत्र देखो ऐसा दिखने में थोड़ा सा ऐसा होता है, ऐसे नारियल सा होता है, ये नारियल का खोल है और ये ऐसा होता है, ये ऐसा सा होता है, ये तार है दोस्तों, है ना। रावण हत्ता तत्वाद्य यंत्र है। तत्वाद्य यंत्र वो होते हैं जिनमें तार होता है, जैसे सारंगी हो गया, जिनमें जिस भी वाद्य यंत्र में तार आएंगे ना, तो ये तार है और ऐसा होता है। बकरे की खाल का वो खोल होता है, ये है ना, ये बकरे की खाल का ऐसा खोल होता है ना, तो ये इस तरह से रावण हत्ता होता है। तो रावण हत्ता के साथ नायक जाति के लोग बापूजी की फड़ गाते हैं, जो बहुत लोकप्रिय फड़ है, ठीक है। तो रावण हत्ता के साथ तो क्या गाएंगे? फड़ गाए बाचेंगे। डेरू, जो थाली नृत्य करते हैं ना दोस्तों भक्त, वो डेरू वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। माठ वाद्य यंत्र के साथ इनकी गाथाएं, इनके गीत गाए जाते हैं। बापूजी गीत कौन से यंत्र के साथ गाए जाते हैं? माठ। थ्योरी जाति के लोग, रेबारी जाति के लोग गाते हैं गीत, माठ, है ना। और सारंगी के साथ इनके क्या करते हैं? सारंगी के साथ इनके क्या करते हैं? इनकी गाथाएं गाए जाते हैं। बापुरी रणीरा वाचन जो करते हैं ना, वो सारंगी के साथ करते हैं थ्योरी जाति के लोग। कौन करते हैं? थ्योरी जाति के लोग, थोरी जाति के लोग, इनकी गाथाएं गाई जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा रावण हत्ता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बापूजी के संयोगी कौन थे? देखो, बापूजी के संयोगी की बात करें, बापूजी के संयोग कौन थे? चांद था, बिल्कुल सही है। डेमा था, हरमल था, उपरोक्त सभी बिल्कुल तीनों थे। ये तीनों सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक इनके साथ सावंत भी था, है ना, एक सलखा सांखला भी था, सलका सांखला, ठीक है। एक सावंत राठौड़ था, एक सलका सांखला था, ठीक है। लेकिन एग्जाम में सबसे ज्यादा क्या पूछे जाते हैं? चांद, डेमा, हरमल। चांद, डेमा, हरमल किसके संयोगी थे? बापूजी के संयोगी थे, मतलब बापूजी के साथी थे। एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो उपयुक्त सभी आंसर क्या जाएगा? आंसर उपयुक्त सभी। ये सब मैंने आपको क्लास में पढ़ा रखा है, कोई घबराने वाली बात नहीं। ये सब इसलिए बताया जा रहा है कि जो क्लास में पढ़ाया था वही एग्जाम में आता है, तो यही एग्जाम में पूछे जाए। और ये अभी के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं बहुत पुराने क्वेश्चन है, अभी 2022, 21, 23 के क्वेश्चन है। अब देखो, पटना के किस शासक के साथ बापूजी ने गौ रक्षा हेतु युद्ध किया? पटना के किस शासक के साथ बापूजी ने गौ रक्षा के लिए युद्ध किया? तो बापूजी ने जीवन काल में 2 युद्ध करे। पहला करा पटना के शासक के साथ,
और दूसरा किया गुजरात के शासक के साथ। पटना का जो शासक था उसका नाम था मिर्जा खान। मिर्जा खान, क्या नाम था दोस्तों? मिर्जा खान, ये मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है। और गुजरात का जो शासक था वो था दूधा सुमरा। क्या नाम था? दूधा सुमरा। तो पटना का तो मिर्जा खान था और गुजरात का कौन था? दूधा सुमरा। इन दोनों के साथ क्या किया था दोस्तों? पटना के किस शासक दोनों के साथ क्या किया था? युद्ध किया था। और दोनों युद्ध क्या जीत गए थे? क्या हो गए? जीत गए थे। कौन जीत गए थे? बापूजी जीते थे। बापूजी जीत गए थे। तो पटना के किस शासक के साथ बापूजी ने गौर अक्षय युद्ध किया? दादू सुमरा, मिर्जा खां, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त कोई नहीं। तो मिर्जा खां। आंसर क्या जाएगा? मिर्जा खां। दादू सुमरा की बात कब आएगी? गुजरात। किसके साथ है दोस्तों? गुजरात। तो आंसर क्या जाएगा इसका? मिर्जा खां। गुजरात आ जाए तो दूधा सुमरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। बापूजी के जीवन पर बापू प्रकाश की रचना किसने की? बापूजी के जीवन पे बापू प्रकाश की रचना, बापूजी के जीवन पे बापू प्रकाश की रचना किसने की? देखो, बापू के जीवन पे लिखी किताब थी बापू प्रकाश। क्या थी किताब का नाम? क्या? बापू प्रकाश। की रचना किसने की? लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत, मेहाजी बिट्टू, लगराजी, मोरजी आशिया। तो अगर ये सब ने, अब देखो ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन वो है जिसने सबने बापूजी के ऊपर लिखा है, लेकिन किताब का नाम क्या दे दिया? बापू प्रकाश। स्पेशल किताब का नाम दे दिया। लक्ष्मी कुमार चुड़ावत ने बापूजी के ऊपर लिखा हुआ है, मेहाजी बिट्टू ने बापूजी के ऊपर लिखा है, लगराज जी ने बापूजी के ऊपर लिखा है, मोरजी आशा ने भी बापूजी के ऊपर लिखा है। तो लक्ष्मी कुमार चुड़ावत ने जो बापूजी के ऊपर लिखा है उसका नाम है बापूजीरी बात। उसका नाम क्या है दोस्तों? बापूजीरी बात। बापू जी री बात। ये तो किसने कहा? लक्ष्मी कुमार चुड़ावत ने। ठीक है। मेहाजी बिट्टू ने लिखा बापूजीरा छंद। बापू जी रा छंद। मेहाजी बिट्टू ने क्या लिखा? बापूजीरा छंद। और लगराज जी ने क्या लिखा? बापूजीरा दोहा। बापूजीरा दोहा। और मोरजी आशिया ने क्या लिखा? बापू प्रकाश। तो बापू प्रकाश किसने लिखी? मोरजी आशिया ने। ठीक है। बाकी बापूजी की बात किसने की? लक्ष्मी कुमार चुड़ावत। बापूजीरा छंद किसने लिखा? मेहाजी बिट्टू ने। और बापूजीरा दोहा किसने लिखा? लगराज जी ने लिखा। ठीक है। बाकी मोरजी आशिया ने क्या लिखा? बापू प्रकाश। आंसर, इसका आंसर जाएगा चौथा, लेकिन तीन भी आपको याद रखने। मैंने बताया हुआ कौन कौन सी किताबें लिखी, मैंने बताया हुआ कौन कौन सी किताबें लिखी, मैंने सब बताया। इसलिए बापू सोठे भी जो रामनाथ कविया ने लिखे हैं ना, वो मैंने वीडियो में बताया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं? बापूजी के घोड़े का नाम क्या था? बापूजी के घोड़े का नाम क्या था? लीलन, केसर काल में नीली घोड़ी, लीला। लीलन, केसर काल में नीली घोड़ी या लीला। तो देखो, लीलन की बात करें ना तो ये घोड़ी थी तेजा जी की। किसकी? तेजा जी की। किसकी थी दोस्तों? तेजा जी की। तेजा जी जो देवता है, तेजा जी की थी। नीली घोड़ी किसकी थी दोस्तों? नीली घोड़ी थी गोगा जी की। आगे पढ़ेंगे हम गोगा जी की। लीला किसका? हमने पिछली क्लास में पढ़ा, रामदेव जी का। इसको रेवंत भी बोलते हैं। रेवंत, इसका नाम, दूसरा नाम क्या? रेवंत। रेवंत भी है। केसर काल में घोड़ी किसकी? बापू जी। किसकी? बापू जी की। केसर काल में किसकी है? बापू जी की है। और ये किससे लेके आए थे बापू जी? देवल चारण से। देवल चारणी, देवल चारण से लेके आए थे। ये से लेके आए थे, ये दोस्त थे। ठीक है। तो बापू जी घोड़ी का नाम केसर काल में लीलन तेजा जी का है, नीली घोड़ी गोगा जी की, और लीला या रेवंत किसके? रामदेव जी की। ये दोस्तों 15 क्वेश्चन है। जो 15 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ कराए, ये एग्जाम्स में आए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैंने बनाए, ये सब एग्जाम्स में आए क्वेश्चन है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमारा बापूजी के क्वेश्चंस हो गए और हमारा क्या हो गया? हड़बूजी हो गया। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक थी। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। आपको क्लास पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आपको क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट आपके लिए, मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है। मैं कमेंट्स का बिल्कुल जवाब दूंगा आपको, तो कमेंट्स आप जरूर करें। ठीक है। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक थी। धन्यवाद और आपकी रात्रि शुभ हो। शुभ रात्रि।